हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। बेसिकली चैप्टर 10 है क्या? चैप्टर 10 में हमें क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में पढ़ना है, जिनको हम डिजीज के इवैल्यूएशन के टाइम पर यूज करते हैं। किसी भी बीमारी को या किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम जो लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, उनके बारे में आज इस लेक्चर में हम कंप्लीटली जानने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9389516306 इसको सेव कीजिए और इस पर व्हाट्सएप पे हमें टाइप कर भेज दीजिए कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है या फिर वो आपके जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन मींस की प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट और कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है। उससे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं सिलेबस पे, जो कि हमारा सिलेबस पीसीआई ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो हमारा सिलेबस है इस चैप्टर के लिए, वो क्या होने वाला है। बेसिकली आप इसमें क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम डिजीज के डिफरेंट स्टेट्स में यूज करते हैं कि उनके इवैल्यूएशन में या उनके डायग्नोसिस में उनके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या उनके इंटरप्रिटेशन होते हैं, उन सब के बारे में, उन टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमें क्लिनिकल टेस्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट कौन से होते हैं, लीवर फंक्शन में कौन से टेस्ट यूज होते हैं, रीनल फंक्शन में कौन से टेस्ट यूज होते हैं, और साथ ही साथ थायराइड फंक्शन में कौन कौन से टेस्ट हम यूज करते हैं इनके डायग्नोसिस के लिए, उनके बारे में हम आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो सिलेबस में टॉपिक है वो है आपका टेस्ट एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसऑर्डर। कार्डियक डिसऑर्डर से संबंधित जितने भी हम टेस्ट कराते हैं, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, उन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है हमारी बॉडी में, उनके लिए कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट है वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से क्लिनिकल टेस्ट आते हैं, कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है बेसिकली क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, जिनको हम डिजीज के इवैल्यूएशन में यूज करते हैं। यानी कि किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो जाती है, कोई डिजीज हो जाती है, तो उसका कैसे पता लगाएंगे। बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते क्या है, क्या हमारा मेन एम होता है या ऑब्जेक्टिव होता है इन टेस्ट को करने का, तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली जो क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो हमारे मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं किसमें, जो हमारा किसी भी पेशेंट का एक सैंपल लेना होता है ब्लड का। हमारी बॉडी में से जो सैंपल लिए जाते हैं, चाहे वो ब्लड के लिए जाए या वो यूरिन के लिए जाए या जो कोई और अदर सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे हम स्टूल्स का भी टेस्ट कराते हैं। बेसिकली पॉटी का जो टेस्ट होता है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो जो हमारी बॉडी से एक लेबोरेटरीज में सैंपल्स लिए जाते हैं, चाहे वो ब्लड का लिया, वो हमारे यूरिन का लिया, कोई अदर सब्सटेंसेस का लिया, तो बेसिकली वो एक मेडिकल प्रोसीजर होता है। ये जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं ये मदद करते हैं कि जो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसकी डिजीज में प्रोग्रेस हुई है या नहीं। अब डिजीज में प्रोग्रेस मतलब कि उसकी बीमारी कम हुई है या नहीं, उस ट्रीटमेंट में कितना प्रोग्रेस है, उस ट्रीटमेंट में कितनी जान है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इन टेस्ट के बेसिस पे हम वो कर पाते हैं। साथ ही साथ हम ये चेक कर पाते हैं कि वो ट्रीटमेंट सही मायने में वर्क कर भी रहा है या नहीं, वो काम कर रहा है या नहीं, दवाइयां उस पर असर कर रही हैं या नहीं, उसकी बीमारी घट रही है या नहीं, उसकी डिजीज को मॉनिटर कर पाते हैं किसके हेल्प से, इन लेबोरेटरी टेस्ट की हेल्प से। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट बेसिकली एक पेशेंट की डिजीज का क्या स्टेट है, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छा चल रहा है या उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो उसको पता लगा पाते हैं हम इन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट से। बेसिकली जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें अबाउट 70 to 80% जो डिसीजंस होते हैं, 70 से 80% जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके डायग्नोसिस के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो इन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट के बिहाफ पे ही लिए जाते हैं। कि जो भी इनके क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट्स कहती हैं
तो उसी के अनुसार इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो ये लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं बेसिकली इनको हम एक बैकग्राउंड में रखते हैं। अब यहां सवाल उठता है किसके बैकग्राउंड में, जो एक हेल्थ होती है और एक डिजीज होती है किसी भी पर्सन में, तो उसके बीच में डिफरेंशिएट करने में ये लेबोरेटरी टेस्ट हेल्प करते हैं कि हेल्थ कैसी है और डिजीज किस प्रकार की है, डिजीज कैसी है, तो उसके बिहाफ पे हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाते हैं, उसको एक अच्छा मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर पाते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, शॉर्ट ज्यादा डिटेल में ना जाकर हम एक छोटे सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं बेसिकली ये एक पेशेंट के ट्रीटमेंट को चेक करने के लिए, उसके डिजीज की स्टेट को चेक करने के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए हम इन टेस्ट को यूज करते हैं। अब बात करते हैं जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो किस लिए किए जाते हैं या उनका ऑर्डर क्या होता है। बेसिकली सबसे पहला जो मेन एम होता है वो होता है डायग्नोसिस का, मींस कि उस पेशेंट में कौन सी बीमारी है उसका पता लगाया जा सके, और जब बीमारी का पता चल जाए तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट उसका होना चाहिए, उसमें हेल्प करते हैं कौन, जो हमारे लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। सेकंड आता है जो भी पेशेंट की प्रोग्रेस होती है उस पे हम निगरानी रख सकें, उसको मॉनिटर कर सकें कि ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, क्या स्टेज है डिजीज की, घट रही है या बढ़ रही है, क्या सिम्टम्स हैं, उन सब पे मॉनिटरिंग करने का भी काम करते हैं कौन, लेबोरेटरी टेस्ट। और लास्ट आता है करेक्ट डोजेस क्या होनी चाहिए उसका पता भी लग जाता है इस क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट से। मींस कि जो भी कंडीशन होती है उसकी डिजीज की, उस पर्टिकुलर पेशेंट की, तो उसके बिहाफ पे क्या एक एक्यूरेट करेक्ट डोज हो सकती है उसकी दवाइयों की, उसकी मेडिसिन की, तो उसका भी पता चल पाता है इन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट से। तो ये है बेसिकली मेन ऑर्डर्स, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं लेबोरेटरी टेस्ट के जो किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, वो पर्पस ये होता है, वो एम ये होता है कि डायग्नोसिस अच्छा हो सके, उस पर मॉनिटरिंग करी जा सके उसकी प्रोग्रेस की, और साथ ही साथ उसे करेक्ट डोज दी जा सके, तो उस पर भी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भी ये लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं उनको बेसिकली किस लिए डिस्क्राइब किया गया है या उनका जो सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। ऐसे कितने सारे हमारे जो एक ब्लड सैंपल लिए जाते हैं उसमें बहुत सारे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो आता है हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। बेसिकली हमारे जो एक कंप्लीट ब्लड काउंट होता है जिसको हम सीबीसी कहते हैं, उसमें पता नहीं कितने टेस्ट किए जाते हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग की। सबसे पुराना और सबसे कॉमन जो एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड से संबंधित डिजीजेस, ब्लड से संबंधित बीमारियों का पता लगाते हैं, वो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होता है। बेसिकली इसमें जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, कौन कौन से ब्लड डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे खून की कमी जिसको हम एनीमिया कहते हैं, ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई क्लॉटिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या ब्लड कैंसर तो नहीं हो गया है किसी पेशेंट को, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसके इम्यून सिस्टम में कोई डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा है, तो उन सबको हम डायग्नोस कर सकते हैं इस हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। साथ ही साथ जो एक कंप्लीट ब्लड काउंट होता है जिसको हम सीबीसी कहते हैं, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, तो इसको भी काफी बार किया जाता है, साथ ही साथ उसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, इसीलिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं बॉडी का। अगर किसी में हमें इन्फेक्शन की शिकायत लगती है या और कोई डिसऑर्डर जैसे खून की कमी हो रही है अचानक से, वो किस लिए हो रही है, तो उन सबको हम पता लगा पाते हैं हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग में। अब मैं बात करता हूं कि इस हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग में बेसिकली इस कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। सबसे पहले आता है WBC, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल काउंट कहते हैं, या हम इसको ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी होता है। नेक्स्ट आता है DLC यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इस टेस्ट को भी किया जाता है, ये भी हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के अंदर ही आता है। फिर आता है RBC, जिसको हम रेड ब्लड सेल काउंट कहते हैं, और रेड ब्लड सेल काउंट को बेसिकली हम इरेथ्रोसाइट काउंट भी कहते हैं। नेक्स्ट टेस्ट आता है हेमेटोक्रिट, जिसे हम HCT के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है हीमोग्लोबिन। बेसिकली हीमोग्लोबिन किस लिए यूज किया था, कि खून कितना है किसी भी एक इंसान में, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, बच्चे हैं या अडल्ट हैं।
नेक्स्ट टेस्ट आता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसको हम एमसीवी के नाम से भी जानते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब नेक्स्ट आता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, जिसको एमसीएच के नाम से जाना जाता है। एमसीवी और एमसीएच में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब इसी तरीके से अब एक और टेस्ट आता है जिसको हम एमसीएचसी के नाम से जानते हैं, और उसकी फुल फॉर्म होती है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, जिसको हम एमसीएचसी कहते हैं। ये कुछ टेस्ट होते हैं हेमेटोलॉजिकल टेस्टिंग में, जिनको हम एक कंप्लीट ब्लड काउंट के टाइम पर यूज करते हैं। और लास्ट जो आता है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट बहुत मोस्ट कॉमन होता है जब किसी को फीवर हो जाता है, चाहे टाइफाइड है या उसको डेंगू है, मलेरिया है, तो उसमें हम प्लेटलेट्स के ऊपर के बेसिस पे ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट जितनी कम होती हैं उतना ट्रीटमेंट स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम WBCs भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम पे भी जानते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। इम्यूनिटी के अंदर जो एक बेसिकली किसी भी एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है, उसके अंदर ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स का बहुत अहम हिस्सा होता है। जो ये होते हैं हमारे WBCs, ये हेल्प किस चीज में करते हैं? जो भी इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया से हुआ है, वो वायरस से हुआ है, या वो जर्म से हुआ है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट फाइट करता है, उनसे हमें बचा के रखता है। कौन? WBC। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली ये हमारे बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो के अंदर होते हैं, लेकिन ये हमारी पूरी बॉडी के जो ब्लड स्ट्रीम होता है वहां पर ये सर्कुलेट करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह बोन मैरो में ही होते हैं, बोन मैरो में ये ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं, लेकिन पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। बॉडी के अंदर जितनी हमारी ब्लड स्ट्रीम है वहां पे ये सर्कुलेट करते हैं। इनके अंदर 5 कैटेगरीज होती हैं। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली ये 5 टाइप के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आ जाता है न्यूट्रोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स भी होता है। नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स, नेक्स्ट इसिनोफाइल्स या ओसिनोफाइल्स, और नेक्स्ट आता है बेसोफिल्स, और लास्ट आ जाता है हमारा मोनोसाइट्स। इन 5 सेल से बना हुआ होता है ये व्हाइट ब्लड सेल, जिसमें न्यूट्रोफाइल्स आते हैं, लिम्फोसाइट्स आते हैं, एसिनोफाइल्स आते हैं, बेसोफाइल्स आते हैं और मोनोसाइट्स आते हैं। अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं इनकी नॉर्मल रेंज की, कि हम इंसानों में, ह्यूमंस में जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए WBC की वो कितनी होती है। अगर हम एक एवरेज नॉर्मल रेंज की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स है तो वो 4500 से लेके 11000 MCL तक हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। सिंपल ध्यान दीजिए, सबसे पहला अभी हमने पढ़ा था कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ये भी कंटेन होते हैं। अब आगे जैसे आप देख लीजिए तो 40 to 80% न्यूट्रोफाइल्स होते हैं। इनकी जो रेंज होती है वो 2.0 to 7.0 into 10⁻⁹, यानी कि 2 से 7 MCL into 10⁻⁹, इतना इनका अमाउंट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान में। नेक्स्ट अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो 1 to 3 into 10⁻⁹, जो कि 20 to 40% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी व्हाइट ब्लड सेल के अंदर। इसी तरीके से मोनोसाइट्स को हम कहें तो 0.2 into 1 into 10, 0.2 से 1 MCL into 10⁻⁹, जो कि 2 से 10% होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में। ऐसे ही ऑसिनोफाइल्स की अगर हम बात करें तो 0.02 to 0.5 into 10⁻⁹, जो कि 1 से 6% ही होते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं बेसोफाइल्स। बेसोफाइल्स होते हैं 0.02 to 0.1 into 10⁻⁹, जो कि 1 से 2% से भी कम होते हैं, 2% से कम ही बेसिकली होते हैं। तो ये जो 5 टाइप से बने हुए होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल बेसिकली 4500 से 11000 MCL होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उन्हीं के अंदर ये न्यूट्रोफाइल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, साथ ही साथ बेसिनोफाइल्स और एसिनोफाइल्स, बेसोफाइल्स, ये सब इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये है नॉर्मल रेंज हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की। अब आगे चलते हैं RBCs की, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट काउंट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट सेल्स भी कहते हैं। अगर नॉर्मल रेंज की बात की जाए रेड ब्लड सेल्स की अडल्ट में, तो मेल के अंदर 4.52 to 5.90 into 10⁻12 पर लीटर
यानी कि पर लीटर, जो एक इंसान के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होती है उसमें पर लीटर इतने रेड ब्लड सेल्स होते हैं एक मेल में। अगर फीमेल की बात करें तो ये वहीं पर ये 4.10 टू 5.10 इंटू 10⁻12 पर लीटर इन फीमेल्स, इतना एक अडल्ट फीमेल के अंदर ये रेड ब्लड सेल काउंट होता है। तो ये है नॉर्मल रेंज मेल्स और फीमेल्स की आरबीसीज की। अब आगे चलते हैं, अगर डेफिशिएंसी होने लगे आरबीसीज की तो जो रेड ब्लड सेल काउंट होता है बेसिकली वो डिक्रीज होता है कुछ कंडीशंस में। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला एनीमिया, जब खून की कमी होने लगे तो इट मींस की आरबीसीज की कमी हो रही है। नेक्स्ट क्रोनिक रीनल फेलियर, जब किडनी बहुत अच्छे से ज्यादा उसमें खराब हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, तब आरबीसीज घटने लगते हैं। मैरो प्रोडक्शन जब फेलियर होने लगता है, मैरो प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें दिक्कतें होती हैं, तब भी आरबीसीज काउंट कम हो जाता है। हेमोलाइसिस प्रोसेस में भी बहुत आरबीसीज घटने लगती हैं। और लास्ट आ जाता है हेमोरेज, जब किसी इंसान को हेमोरेज हो जाता है तो तब भी आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है, वो एकदम से सडनली घटने लगता है। तो ये है हमारी नॉर्मल रेंज आरबीसीज की मेल और फीमेल्स में। और किस किस कारणों से ये डेफिशिएंसी हो सकती है, आरबीसीज की कमी हो सकती है बॉडी में से, उनके बारे में भी हमने जाना। अब नेक्स्ट आ जाता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीवी कहते हैं, ये बेसिकली होता क्या है? जो एमसीवी होता है यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसको हम जो आरबीसीज का एक एवरेज साइज होता है उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए भी हम एमसीवी टेस्ट को यूज करते हैं। बेसिकली जो नॉर्मल एमसीवी वैल्यू होती है किसी भी एक इंसान के अंदर, वो होती है 76 टू 100 mm यानी कि मिलीमीटर, इतना साइज होता है या इतनी वैल्यू होती है एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की किसी भी एक इंडिविजुअल में। जो रेड ब्लड सेल काउंट होता है बेसिकली हम इसको इस एमसीवी के साथ भी मेजर कर सकते हैं। किस चीज के लिए? हम पता लगाते हैं कि जो डायग्नोस करते हैं हम कभी कभी जैसे आयरन डेफिशिएंसी का, या जो हमारे बीटा और अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट होता है, इसके बीच में अगर डायग्नोस करना होता है तो इन दोनों टेस्ट को हम साथ करते हैं। कब? जब अगर हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का टेस्ट करना है या हमें अल्फा बीटा थैलेसीमिया ट्रेट का टेस्ट करना है, तो उसमें हम इन दोनों टेस्ट को एक साथ करते हैं, आरबीसी काउंट भी करते हैं, साथ ही साथ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का टेस्ट भी करते हैं। इसमें होता क्या है, क्यों टेस्ट करते हैं? अगर आरबीसीज बढ़ेंगे और एमसीवी घटेगी तो यह माना जाता है कि वो थैलेसीमिया ट्रेट से जूझ रहा है, उसको थैलेसीमिया ट्रेट हो चुका है। अगर आरबीसीज घटेंगी और एमसीवी बढ़ेंगी तो इट मींस कि उसको थैलेसीमिया ट्रेट नहीं है, फिर उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब मैं बात करता हूं जो एमसीवी रेशियो होता है एक हेमेटोक्रिट के अनुसार आरबीसी काउंट में, उसके बिहाफ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अगर हम बात करें एमसीवी की तो एमसीवी होता है बेसिकली हेपोक्रिट जो होता है हमारा जो हमारा हेमेटोक्रिट होता है वो 10 बाय आरबीसीज होता है। हेमेटोक्रिट की जो भी वैल्यू होगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आरबीसी से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वो आएगी मिलियन पर एमएम क्यूबिक ब्लड। अब हम बात करें अगर एमसीवी लेस होगा किस चीज से, जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है, एक लोअर लिमिट की जो नॉर्मल वैल्यू है उसमें, तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। अगर हमारा एमसीवी नॉर्मल रेंज के ही आसपास है तो उसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होगा। और लेकिन अगर एमसीवी बढ़ गया है, एमसीवी अपर लिमिट से ज्यादा हो गया है, तो फिर उसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया यानी कि उसके अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो रही है। तो ये एमसीवी के बेस पे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है उसके बारे में हमने पता लगाया, पढ़ा, और साथ ही साथ मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो होती है उसको क्यों यूज किया जाता है, क्यों इसका टेस्ट करते हैं, उसके बारे में भी हमने जाना। अब नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स, जिसको हम आरपीआई भी कहते हैं, यानी कि रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स। इसमें बेसिकली होता क्या है, इस टेस्ट को हम यूज करते हैं एक इरेथ्रोसाइट प्रोडक्शन को हम एस्टिमेट करने के लिए, उसकी वैल्यू का पता लगाने के लिए कि एनीमिया जो हो रहा है बेसिकली उसमें हम एक एक्यूरेट आरबीसी काउंट पता लगा पाए। इरेथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसीज को, यानी कि रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन जो होता है उसको एक एक्यूरेटली एस्टिमेट कर लेते हैं किसके रेस्पॉन्स में? एनीमिया के रेस्पॉन्स में। कैसे?
जो आरपीआई होता है हमारा, जिसको हम रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स कहते हैं, बेसिकली इसमें हम रेटिकुलोसाइट को नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट से डिवाइड करते हैं और जितने टाइम में ये होता है उससे फिर उसको फाइनली डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पेशेंट हेमेटोक्रिट, जो पेशेंट की हेमेटोक्रिट वैल्यू होती है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो फाइनल आता है वो हमारा आरपीआई आता है, यानी कि रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर इसकी वैल्यू आरपीआई की 3 से ज्यादा आई है तो इट मींस उसका एडिक्वेट रेस्पॉन्स है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 3 से कम आई, लेस देन 3 हो गई, तो इट मींस उसका इनएडिक्वेट रेस्पॉन्स रहेगा। प्रॉपर एक एडिक्वेट सम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर रेस्पॉन्स करेगा और इनएडिक्वेट सम ये कह सकते हैं कि वो ठीक से रेस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इस चीज के लिए, इस चीज का पता लगाने के लिए रेस्पॉन्सेस कैसे होंगे, उसके लिए हम आरपीआई यानी कि रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स का टेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ईएसआर यानी कि इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं, ईएसआर को, बेसिकली उसके बारे में हम जानते हैं। जो बेसिकली हमारा एक प्लाज्मा कॉम्पोजिशन होता है और साथ ही साथ जो हमारा एक बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है टाइम के साथ साथ उसकी कितना अनकोएगुलेटेड होता है, यानी कि कितना पतला होता है, तो उसको पूरा एक कंप्लीट काउंट करने के लिए कितनी मात्रा में ईएसआर है, हमारा पूरा इरेथ्रोसाइट कितना है बॉडी के अंदर, तो उसका पता लगाने के लिए हम ईएसआर टेस्ट को करते हैं। जो बेसिकली एक नॉर्मल रेंज होती है उसको हम वेस्टर्न ग्रेन मेथड कहते हैं। निकलता कैसे है, जो मेल होते हैं पर आवर की हम यहां बात करते हैं, पर आवर ईएसआर के बेस पे हम टेस्ट निकालते हैं, पर आवर के बेस पे ईएसआर टेस्ट करते हैं। अगर हम ईएसआर की बात करें मेल्स के अंदर तो 0 to 20 mm पर आवर होता है, लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो 0 to 30 mm पर आवर होता है। फीमेल्स की बॉडी को ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल्स। नेक्स्ट हम बात करें ईएसआर जो होता है बेसिकली वो एज के साथ साथ बढ़ता है और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में प्रेगनेंसी के साथ भी ईएसआर रेट बढ़ जाता है, यानी कि जो इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है वो बढ़ जाता है। ब्लड कितना ज्यादा पतला होने लगता है उसके अनुसार उसकी जो ईएसआर काउंट आता है वो वेरी कर जाता है एज के साथ साथ भी और प्रेगनेंसी के साथ साथ भी। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, कि हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली एक आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटेलोप्रोटीन होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन जो कैरी करता है वो हमारा मेटेलोप्रोटीन होता है। कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली हमें यह बताता है कि जो एक हमारे हार्ट की एक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी है, जिससे कि एक वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सीओपीडी और सीएचएफ में, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और साथ ही साथ क्रोनिक हार्ट फेलियर जो कंडीशंस होती हैं उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि एक स्मॉल पोर्शन जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन का वो यहां पर थोड़ा बहुत कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो एक फंक्शनल कैपेसिटी होती है हमारे हार्ट की वो थोड़ी सी घट जाती है, वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है या वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, उसकी एक्टिविटी एबनॉर्मल सी हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारा एक डाययूरेनल वेरिएशन होता है बेसिकली, जिसमें कि हमारा मॉर्निंग के टाइम पे बहुत हाईएस्ट होता है और अगर हम इवनिंग की बात करें तो वो कम होने लगता है, तो वो भी एक इंडिकेट करने के लिए हम हीमोग्लोबिन टेस्ट को यूज करते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली उसके अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। अगर हम बात करें उसकी रेंज की तो रेंज जो होती है वो 1.3 mlO2, यानी कि इतना वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन का पर ग्राम। 1 ग्राम के अंदर इतना ml ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है। जो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की, अगर हम बात करें अडल्ट मेल की, वो 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर फीमेल्स की हम बात करें तो वो वहीं पर 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर डीएल हो जाती है। तो ये है नॉर्मल रेंज हमारे हीमोग्लोबिन की मेल्स में और फीमेल्स में। अब नेक्स्ट आ जाता है एमसीएच, जिसको हम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अभी पढ़ा था हमने मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी, अब हम पढ़ेंगे मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। बेसिकली इसमें हम एवरेज अमाउंट निकालते हैं हीमोग्लोबिन की जो हमारे आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होती है।
पर आरबीसीज हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है उसको पता लगाने के लिए, उसकी एवरेज वॉल्यूम निकालने के लिए हम एमसीएच यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन टेस्ट को करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो बेसिकली हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा पूरा आरबीसी काउंट होता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। हीमोग्लोबिन जितना है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और जो भी रिजल्ट आया उसको फिर हमने आरबीसी काउंट से डिवाइड कर दिया और जो वैल्यू आएगी वो आएगी मिलियंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमसीएच लेस देन लोअर लिमिट, तो इसमें बेसिकली हाइपोक्रोमिक एनीमिया कंडीशन कहलाएगी, लेकिन अगर वो नॉर्मल रेंज के साथ ही है तो वो नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहलाएगा। और अगर ये वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा बढ़ गई है, जो भी एक लिमिट होती है उससे अगर अपर लिमिट चली गई है तो फिर उस इंसान को हाइपरक्रोमिक एनीमिया कंडीशन कहलाएगी। यानी कि ये MCH जो है बेसिकली इसकी वैल्यू कम हो रही है या उसकी घट रही है, जो भी एक नॉर्मल रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके बिहाफ पे कौन सी डिजीज है उसके डायग्नोसिस में ये टेस्ट हमें हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जो MCH होता है बेसिकली वो 27 से 31 पिकोग्राम्स पर सेल होता है, यानी कि आरबीसीज पर आरबीसीज में जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो उसमें 27 टू 31 पिकोग्राम्स पर सेल ये प्रेजेंट होता है। अगर इसकी वैल्यू इससे घट रही है तो उसको हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा, वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ गई अपर लिमिट से तो उसको हाइपरक्रोमिक एनीमिया। यहां हाइपो और यहां हाइपर, हाइपो मींस कम, हाइपर मींस ज्यादा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की, कि प्लेटलेट काउंट बेसिकली इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं। जो एक नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है बेसिकली वो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, या हम ये कह सकते हैं 150 to 450 into 10⁻³ पर माइक्रोलीटर। अगर हम बात करें एलिवेशन की, कि एलिवेशन कैसे किया जाता है प्लेटलेट्स का, तो जो हायर नंबर होता है हमारे प्लेटलेट्स का वो नॉर्मल वैल्यू से अगर वो ज्यादा जा रहा है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, पहला कारण तो ये हो सकता है कि उसे कोई डिजीज रही हो, कोई इन्फेक्शन रहा हो, उसे कोई ट्रॉमा हुआ हो या उसकी कोई सर्जरी हुई हो, एलर्जिक रिएक्शंस हो गए हो, तो इसकी वजह से भी प्लेटलेट काउंट जो है वेरी कर जाता है। नेक्स्ट कैंसर, कैंसर के टाइम पे भी प्लेटलेट काउंट बहुत वेरी करता है। नेक्स्ट आ जाता है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी वजह से प्लेटलेट काउंट अप एंड डाउन चला जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है। अगर उस इंसान को, किसी भी एक पेशेंट को बोन मैरो डिजीज हो जाती है तो उसको हम पॉलीसिथेमिया वेरा कहते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो प्लेटलेट काउंट होती है वो वेरी कर जाती है, वो भी अप एंड डाउन होने लगती है। जो बेसिकली बोन मैरो होती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करने लगती है बिना किसी कारण के। ऐसा कब होता है, वो होता है प्राइमरी थ्रोम्बोसाइथेमिया के टाइम पे। जब प्राइमरी थ्रोम्बोसाइथेमिया वाली कंडीशन आ जाती है तब जो बोन मैरो होती है वो बहुत ज्यादा अपने आप ही बिना कारण के प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाती रहती है, प्लेटलेट काउंट बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर उसका स्प्लीन रिमूवल हुआ है रिसेंटली तब भी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। अब अगर हम बात करें बेसिकली कि प्लेटलेट काउंट के बढ़ने का तो कारण ये था, लेकिन अगर ये घट रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसे कोई बीमारी हो जाए, उस टाइम पर भी जो प्लेटलेट काउंट होता है वो बहुत जल्दी घट जाता है, जैसे डेंगू के फीवर में, मलेरिया के फीवर में, टाइफाइड के फीवर में। तो इन कंडीशंस में प्लेटलेट काउंट वेरी कर जाता है। तो बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें अपना क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट कराना जरूरी होता है, वो अनिवार्य होता है। 70 to 80% जो हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी इंसान का जो भी कोई किसी भी पर्टिकुलर डिजीज से जूझता है, उसको फेस कर रहा होता है, तो वो 70 to 80% ट्रीटमेंट्स इन लेबोरेटरी टेस्ट के बिहाफ पे ही होते हैं और किए जाते हैं और आगे भी किए जाएंगे। इससे उस पर्टिकुलर पेशेंट की प्रोग्रेस का पता चलता है, उसके ट्रीटमेंट का पता चलता है कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है या नहीं, दवाइयां ठीक चल रही है या नहीं, दवाइयों की डोज एक्यूरेट है या नहीं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हमने इन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में जाना और हेमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।